हम लोगों के गांव में स्ट्रगल कुछ और होते हैं। शहर के स्ट्रगल अलग है, गांव के स्ट्रगल अलग है। गांव में हमारे स्ट्रगल होते हैं कि क्या मैं हिंदी बोल पाऊंगा। शहर का लड़का आता है, वो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, उसको देख करके हम बोल पाते हैं, सोचते हैं क्या मैं कभी ऐसा बोल पाऊंगा, ऐसा दिख पाऊंगा। क्योंकि 12th में PCM लिया, पता नहीं क्यों लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि ये माना जाता है गाँव में कि PCM से पढ़ाई कर रहे हो तो आप होशियार हो, स्मार्ट हो, नहीं हो। आर्ट वाले तो ऐसे ही होते हैं। मेरे अंदर जिद जुनून पागलपन और जज्बा। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा मजाक बनेगा। कोई भी काम हम नया करते हैं तो पहले उसमें असफल होंगे, और जब हम असफल होंगे तो लोग उस पर कमेंट करेंगे। एनीथिंग वी डू न्यू। जीवन में कैसे सफल होना है, जीवन को कैसे जीना है, जीवन के चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, वो मैंने गाँव से ही सीखा है। गाँव से मैंने सीखा कि स्कार्सिटी में कैसे जीना है। गांव में मैंने सीखा कि डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को, गांव में कास्ट सिस्टम होता है, रिलीजन के बेसिस पर लड़ाई होती है, मोहल्ले के बेसिस पर लड़ाई होती है। उन सब में से चाहे मुझे अपनी क्रिकेट की टीम बनानी होती थी या खेतों में लोगों को इकट्ठा करना होता था, मैंने वो सीखा कि डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को एक साथ कैसे लेकर के आना है। मेरे जीवन में जो 2 ट्रिगर पॉइंट है, एक तो मैंने बताया मेरे भाई ने जिस दिन मेरी कॉपी पे लिख दिया कि जीवन में तो कुछ कर नहीं सकता, दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। मुझे लगा क्या वास्तव में मैं कुछ कर नहीं सकता, आई एम दैट थैंकलेस? क्या मैं इतना अस्तित्व विहीन हूँ? क्या मैं इतना मतलब निकम्मा और नकारा हूँ? वहां से मेरे को ट्रिगर हुआ। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत शो के एक नए एपिसोड में। इस मंच से हम साझा करते हैं ऐसी कहानियों को, ऐसे किस्सों को जो न हमें केवल प्रेरणा देती है बल्कि यह विश्वास दिलाती है कि हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हमारी कामयाबी हमारी किसी भी परिस्थिति से बड़े हो सकते हैं। आज के शो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रिपुदमन गौर, जो कि एक जाने माने एकेडमिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर, मोटिवेशनल स्पीकर और पर्सनल ब्रांडिंग कोच है। डॉक्टर गौर अभी लॉयड बिजनेस स्कूल में एज डीन और प्रोफेसर कार्यरत है। सो आइए जानते हैं डॉक्टर गौर की कहानी उनकी जुबानी। नमस्ते सर। नमस्ते सर्वेश जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में अपना जो समय दिया हमें। आज भी आपके कॉलेज में इवेंट है बट उसके बाद भी आपने टाइम निकाला, तो उसके लिए मैं और मेरे ऑडियंस आपके शुक्रगुजार रहेंगे। स्वागत, आभार। तो सर, हम इससे पहले कि आपके जो पर्सनल ब्रांडिंग या मोटिवेशनल स्पीकर वाला जर्नी है उसमें जाएं, उससे पहले हम शुरुआत जानना चाहेंगे कि डॉक्टर गौर कहाँ पे पले बढ़े, कहाँ से उनका एजुकेशन हुआ, फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी? जी धन्यवाद सर्वेश जी, और बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि दुनिया वो देखती है जो हम दिखाना चाहते हैं। हम अपने प्रोफाइल्स को बनाते हैं, अपने आप को एक ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं और वो अपनी वीडियोस के द्वारा, अपने प्रोफाइल्स के द्वारा दिखाना चाहते हैं, बट उसके पीछे की एक स्टोरी होती है एंड मैं उस स्टोरी को थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ। और ये एक उस हर लड़के की कहानी है जो अपने आप को स्ट्रगल करता है, अपने अस्तित्व की पहचान बनाने के लिए दुनिया से और समाज से लड़ता है और फिर अपने अस्तित्व की पहचान कर पाता है और उसको स्थापित करता है। सो रिपुदमन गौड़ एक गांव में, छोटे से गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में पैदा होता हूँ और किसान के परिवार में मैंने जन्म लिया। बचपन से खेतों में काम करते करते पढ़ा बड़ा और जीवन को नज़दीकी से देखा। हम लोगों के गांव में स्ट्रगल कुछ और होते हैं। शहर के स्ट्रगल अलग है, गांव के स्ट्रगल अलग है। गांव में हमारे स्ट्रगल होते हैं कि क्या मैं हिंदी बोल पाऊंगा। शहर का लड़का आता है, वो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, उसको देख करके हम बोल पाते हैं, सोचते हैं क्या मैं कभी ऐसा बोल पाऊंगा, ऐसा दिख पाऊंगा। हम लोगों की स्ट्रगल है कि हिंदी बोल पाएंगे, इंग्लिश तो बात की बात है, दूर की बात है। तो खेतों में काम किया, अपने अस्तित्व की पहचान बनाने के लिए अपने आप से लड़ाई की, अपने समाज से लड़ाई नहीं कहूँगा, लेकिन उस जर्नी को जिया जो मेरे ख्याल से एक आम लड़का जो रिमोट एरिया से आ रहा है, एक्सपोजर की कमी है, वहाँ कोई बताने वाला नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र मैंने इस जर्नी को जिया है। और कहते हैं ना कि हमने वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स। यस। क्योंकि 12th में PCM लिया, पता नहीं क्यों लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि ये माना जाता है गांव में कि PCM से पढ़ाई कर रहे हो तो आप होशियार हो, स्मार्ट हो, नहीं हो। आर्ट वाले तो ऐसे ही होते हैं। BSc किया PCM से इसलिए कर लिया क्योंकि PCM को लेना एक रिस्पेक्ट की बात मानी जाती है। बहुत समय बाद ये रियलाइज़ हुआ कि एवरी इंडिविजुअल इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। यस।
और शायद द डे आई रियलाइज एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट स्टोरी, मे बी आई स्टार्टेड राइटिंग दैट स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज रिपुदमन गौर टुडे। नाइस। जो आपने बोला कि वो पीसीएम इसके लिए किया या बीएससी में पीसीएम इसके लिए लिया, क्योंकि एक वो अलग से जो नया वर्ड है कह लो, वो फ्लेक्स वाला एक भाव आ जाता है हाँ। गांव में कि भाई फलाने का बेटा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उस टाइम पे तो टिपिकल में बोला जाए तो बोलते थे साइंस कर रहा है, साइंस वाला है और मैथ लिया है जी। सो वहां, और जबकि उसके पीछे अगर पूछा जाए कि रिवर्स में जाके एक लॉजिक लिया जाए कि क्यों कर रहे हो ये बीएससी करना, अगर आपको आईआईटी में जाना है, आपका कुछ है कि नहीं इंजीनियर बनना है, तब तो वो लॉजिक फिट बैठता है। बट आपको पता ही नहीं इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है, बीएससी के बाद क्या करना है, तो बेटर है कि आप ये सोच लो कि अगर वो क्लास ही पास करना है तो मैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लूं जिसमें कि मैं अच्छा हूं और मैं एक्सेल करके ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाके, और फिर मैं उसके हिसाब से अपना करियर चुनूं। एब्सोल्युटली सर। आज भी जब मैं ट्रैवल करता हूं और देखता हूं कि रिमोट एरियाज में, इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूं, स्टूडेंट अपने करियर का चुनाव इस बात से करता ही नहीं है कि उसकी अपनी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका पैशन क्या है। एवरीबडी गोज बाई डिमांड में क्या है, एवरीबडी गोज बाई क्या मार्केट में क्या चल रहा है, किसने क्या किया। दूसरों को देख करके हम अपने करियर का चुनाव करते हैं, अपने डेस्टिनेशन को चूज़ करते हैं। ये आज भी, और इसीलिए ये मैंने तय किया कि जितना हो पाएगा मैं ट्रैवल करूँगा, लोगों को ये बताऊँगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। इससे बेहतर है आप अपने आप को पहले अपनी जर्नी को समझें, अपने आप को समझें, और उसके बाद तय करें कि आपको करना क्या है। सही बात है। सो जो आपका जर्नी है, गांव से जब निकले आप, तो क्योंकि जो आपने बोला कि वो एक्सपोजर नहीं होता है, वो थॉट प्रोसेस बिल्डिंग नहीं होता है, क्योंकि मैं दूसरे गेस्ट भी वही बोलते हैं या कन्वर्सेशन में भी मैं वही बोलता हूँ कि जिस सराउंडिंग में रहोगे आदमी को उसकी सराउंडिंग ज्यादा बनाती है। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आता है। हाँ, इंडिविजुअल पे मैटर करता है, जिसने जिद कर ही लिया है तो वो कहीं भी रहेगा, वो तो चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए उनकी सराउंडिंग मैटर कर जाती है कि अगर बगल वाला साइंस पढ़ रहा है या बगल वाला जो है कि वो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाह रहा है या जिस भी चीज में बिजनेस का बात हो रहा है तो बिजनेस के बारे में सोचेगा। बट देहात में क्या है, वो खेती है, वो किसानी है। अब उसके लिए बच्चे का एस्पिरेशन तो है नहीं जी, उसको उसके डिस्कशन में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्या सोचेगा कि अभी कौन सा बीज बोएंगे, किसमें कितना होगा, उसमें उसका इंटरेस्ट है नहीं जी। और जिसमें है वो वहां पे डिस्कशन हो नहीं रहा जी। तो जब वो वहां से निकलता है, जैसे आपके रूप में निकला या जब मैं निकला, तो जब हम लोग निकलते हैं तो एक कन्वर्सेशन थोड़ा अलग होता है। फिर आंखें खुलती है। जो आपने बोला कि जो एस्पिरेशन रहता है कि हिंदी बोल पाऊंगा क्या, वहां पे हिंदी तो ठीक ठाक हो जाती है, इंग्लिश वाला संघर्ष शुरू होता है। तो वो वाली जर्नी अगर आप थोड़ा बताएं कि जब आप गांव से निकले तो क्या माहौल था, क्या वहां से सीखा, कैसे आपने अपने आप को अपग्रेड किया? यहाँ मैं इसको इस प्रश्न के दो आंसर मैं निकालना चाहूँगा। पहला तो जब मैं गांव से निकला तो इंग्लिश को कैसे सीखा और दूसरा गांव से क्या सीखा, दो अलग अलग मैं इसमें आंसर देना चाहूँगा। इंग्लिश को सीखने का देखिए, आज भी हम लोगों के देश के अंदर, क्योंकि हमारी हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, एक सेकेंडरी लैंग्वेज है इंग्लिश। yes. और हम बचपन में जब पैदा होते हैं और जब सोचते हैं तो इंग्लिश में तो सोचते नहीं, हम हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो चूंकि ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इंग्लिश मेरी मदर टंग नहीं है, एक सेकेंडरी लैंग्वेज है जो मुझे सीखनी चाहिए, एज बिजनेस में उसकी आवश्यकता है। और इसको एक लैंग्वेज ही तो है, हमने इसको इतना ओवर वैल्यू कर दिया है कि हमने मान लिया कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं आता। एक आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ, और एक बहुत शानदार सी बुक भी लिखी है आईआईटी के एक प्रोफेसर ने, मिथ ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो अगर आप सर्वे करेंगे दुनिया के जो सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, ज़्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमी, दे ट्रांजैक्ट, दे स्पीक, दे कम्युनिकेट इन देयर ओन लैंग्वेज। जबकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका आप सर्वे करेंगे, दे डोंट कम्युनिकेट, दे डोंट प्राउड, they don't transact in their own language. That's the power of respecting and giving value to your own language. तो अब मैं आता हूँ इंग्लिश। I'm not denying कि इंग्लिश को सीखना गलत है, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज बनता जा रहा है इंग्लिश, और ट्रांजेक्शन्स उसमें हो रहा है, कम्युनिकेशन उसमें हो रहा है। अगर आपको इसको लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो मैंने किया है, मेरे अंदर जिद, जुनून, पागलपन और जज्बा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा मजाक बनेगा। कोई भी काम हम नया करते हैं तो पहले उसमें असफल होंगे, और जब हम असफल होंगे तो लोग उस पर कमेंट करेंगे। एनीथिंग वी डू न्यू, हमने कार चलाना सीखा, हमने बाइक चलाना सीखा, कोई भी चीज़ हमने नई करी है तो
तो पहले हम उसमें असफल हुए, असफल होते होते फिर हमने उसमें एक परफेक्शन की तरफ हम चलते जा रहे हैं। मैं कहूँगा नहीं परफेक्शन अचीव कर लिया, लेकिन परफेक्शन की जर्नी को हम इंजॉय करते हैं। सो इज़ द ट्रू विद इंग्लिश लैंग्वेज। तो कोई भी स्टूडेंट जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इंग्लिश स्पीकिंग में, तो मेरे ख्याल से ही मस्ट बी हैप्पी। वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो बोलने का प्रयास कर रहा है। स्ट्रगल नहीं करेगा क्योंकि आप बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हो। तो मेरा उनको मैसेज यही है, यार इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बोलना शुरू करो। जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन बढ़ाओगे, शुरू में मजाक बनेगा, लोग हंसेंगे, लेकिन वही लोग जो आज आप पर हंस रहे हैं, वही लोग जो आपका मजाक बना रहे हैं, वन डे दे विल बी प्राउड ऑफ यू। इंग्लिश सीखने का तो ये है। दूसरा, आपने बोला गाँव से क्या सीखा। सर, जो मैंने गाँव से सीखा ना, वो मैंने अपनी MBA PhD, मैं बहुत कन्विक्शन के साथ बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अपने ये पूरी एजुकेशन में मैं वो नहीं सीख पाया जो मैंने मेरे गांव से सीखा। जीवन में कैसे सफल होना है, जीवन को कैसे जीना है, जीवन के चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, वो मैंने गांव से ही सीखा है। गांव से मैंने सीखा कि स्कार्सिटी में कैसे जीना है। गांव में मैंने सीखा कि डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को, गांव में कास्ट सिस्टम होता है, रिलीजन के बेसिस पर लड़ाई होती है, मोहल्ले के बेसिस पर लड़ाई होती है। उन सब में से चाहे मुझे अपनी क्रिकेट की टीम बनानी होती थी या खेतों में लोगों को इकट्ठा करना होता था, मैंने वो सीखा कि डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को एक साथ कैसे लेकर के आना है। गाँव में रिसोर्सेज की आपको पता है कितनी कमी होती है, तो हमने सीखा उन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में हमने कैसे जीना है और अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली कैसे अचीव करना है, ये मैंने गांव से सीखा। गांव से सीखा मैंने लड़ने की शक्ति। गांव से सीखा मैंने हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, मूल्यों के साथ जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है, ये मैंने गांव से सीखा। तो मैं इसको बड़े प्राउड के साथ कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सभी दर्शकों से बोलना चाहता हूँ कि हमारी रूट्स जो हमें सिखाती हैं, शायद एजुकेशन सिस्टम अभी इतना एम्पावर नहीं हुआ है कि हमको वो सिखा पा रहा है, हमको वो सिखा पाए। आपने पर्सनल ब्रांडिंग में PhD किया हुआ है जी। अगर देखा जाए तो इंग्लिश, क्योंकि कन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इंग्लिश वन ऑफ द कह सकते हैं मोड है पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करने को। हालांकि आज के डेट में बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारी जरिया है। पहले तो पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या है, और अगर किसी को अपने ऊपर उसको लागू करना है कि मुझे भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है कि मैं एक अपना ब्रांड कैसे बनाऊं, तो उसके लिए क्या जरूरी कदम है जो कि उठाना चाहिए? मेरे ख्याल से ये मिथ है कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है। नहीं, मैं इसको एक उदाहरण के रूप में आपको समझा सकता हूँ। अगर मैं आपसे या आपके दर्शकों से सवाल पूछूं कि भारत का सबसे इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ है, तो मेरे ख्याल से जवाब आएगा लेट श्री मनमोहन सिंह जी। इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, उनसे इंटेलिजेंट मुझे लगता नहीं है भारत ने कोई प्रधानमंत्री दिया है। अगर मैं सवाल पूछता हूं कि भारत का सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में मैं जाना नहीं चाहता। जो लोग बीजेपी सपोर्टर हैं दे विल से ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी, और जो बीजेपी को पसंद नहीं करते दे में से इंदिरा गांधी। तो जो सक्सेस एंड इंटेलिजेंस, नॉलेज, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपका नॉलेज, आपका इंटेलिजेंस आपको सक्सेस की रिजल्ट देगा। Why Narendra Modi I am talking about? Narendra Modi is not known for his English oratory skills. हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश किया। बाबा रामदेव हिंदी बोलते हैं और हिंदी में अपने आप को एक ब्रांड के रूप में, उनकी कंपनी उनके ब्रांड के ऊपर चलती है। नरेंद्र मोदी बीजेपी उनके ब्रांड के ऊपर चलती है। तो ब्रांड क्रिएट करना एक लैंग्वेज तक, एक इंग्लिश तक या हिंदी तक सीमित नहीं है। ब्रांड क्रिएट, अपने ब्रांड को क्रिएट करना है, अपनी यूनिक प्रपोजिशन को बिल्ड करना है। So personal branding is an intentional effort. It is an intentional effort to create and promote your value, skills, passion, to create uniqueness in his professional life. Okay. इसको मैं अगर summarize करूं तो your personal brand is a story that you tell to the world. Tell to the world about who you are, what you do and what you stand for. For an example, नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? गांव से आया, कनेक्ट कर दिया। Who you are, you tell it beautifully to your audience. आपके जो दर्शक हैं, आपके जो टारगेट ऑडियंस है, उन तक आप बड़े खूबसूरती से बता पा रहे हो आप कौन हो, आप what you stand for, आप क्या करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, और वो एक स्टोरी आपने बना दी एंड देन यू बिकम ए पर्सनल ब्रांड। और अगर एक दूसरा इसको एग्जाम्पल से मैं समझा पाऊँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि पर्सनल ब्रांड
आज की डेट में युवाओं के लिए, किसी भी वर्ग के लिए पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना क्यों आवश्यक है? अब मैं बॉलीवुड से एग्जांपल उठाता हूं। अगर मैं दर्शकों से पूछूं सबसे मतलब दो एक्टर्स के बीच में, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जांपल ले लीजिए और शाहरुख खान का एग्जांपल ले लीजिए। मैं दोनों का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि दोनों एक तरह की बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों के गॉडफादर्स नहीं है, दोनों ने सेल्फ बिल्ड किया है, दोनों एनएसडी से आते हैं, इसलिए मैंने दोनों का एग्जांपल लिया। तो अगर एक्टिंग की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ फाइनेस्ट एक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, बट अगर आप सक्सेस की बात करें तो शाहरुख खान इज अ बिग स्टार, enjoys big stardom. Why? Because शाहरुख intentionally worked on his personal brand. उन्होंने क्या किया? He builds network, रिस्क लिया, पैशन को कम्युनिकेट किया और ऑडियंस के साथ, फैंस के साथ कनेक्शन बिल्ड किया. That is how he has been successfully leveraging his personal brand to enjoy the success what he enjoys today. सो बेसिकली जहाँ तक मैं समझा या दर्शकों को मैं फिर से अगर उसको समराइज करके बता सकूं कि अपने आप को दूसरों के सामने सही तरीके से प्रेजेंट करना, उसको कम्युनिकेट करना कि आप कौन हो, आप कहाँ से आते हो, आप क्या करना चाहते हो. इसको और सरल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ, देखिए ब्रह्मांड में हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो अलग है. और जब मैं बोलता हूँ एवरीबडी इज डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड, इट इज नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू ड्रेस, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे ड्रेस करते हो, आपका कलर क्या है. दिस डजंट मेक यू डिफरेंट. व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? द वे यू थिंक, द वे यू एक्ट, द वे यू रिएक्ट, द वे यू कंटेम्पलेट, द वे यू बिल्ड रिलेशंस. ये सब चीजें हैं जो आपको दुनिया से डिफरेंशिएट करती है. अगर ये पूछा जाए, आप रिपुदमन से पूछिए या मैं सर्वेश जी से पूछता हूँ, सर्वेश जी ये तो सच है कि आप इस दुनिया में सबसे अलग है, but my question is that can you please write down what makes you different and unique in this world? So if you start writing down, if you start defining your uniqueness, if you start understanding your uniqueness, you probably start building your personal brand. So personal brand is all about understanding, क्रिएटिंग एंड प्रमोटिंग योर यूनिकनेस. ये तो सच है, हर कोई यूनिक है, हर किसी के अंदर यूनिकनेस है, उसको समझना और उसको प्रमोट करना ही पर्सनल ब्रांडिंग है. देयर सम पीपल हु गेट कंफ्यूज अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग कि अपने को सेल्फ फ्लॉन्टिंग है या मार्केटिंग है पर्सनल ब्रांडिंग. नो, पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट मार्केटिंग, इट्स नॉट अबाउट परसेप्शन बिल्डिंग, इट इज नॉट अबाउट इमेज बिल्डिंग. इट इज एब्सोल्युटली अबाउट मेकिंग promises and making their promises come true. It is absolutely about being authentic. It is absolutely about being consistent. It is absolutely about being visible. अगर मैं इसको 3 शब्दों में डिफाइन करूं, you have to be authentic with what you say. It has to be consistent with what you say and what you do, and you have to be visible with what you do and what you say. Great. So अगर इसको थोड़ा सा बैकवर्ड लेके जाएं, तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग का पहला जो स्टेप है, rather than understanding and then showing to the world in terms of consistency and fulfilling those commitments, जी, क्या सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ प्राइड सबसे पहला स्टेप है पर्सनल ब्रांड की तरफ? क्योंकि अगर आप अपने आप को अगर एक्सेप्ट करते हो तभी तो आप अपने आप में प्राइड फील करके और फिर सामने वाले को कम्युनिकेट करोगे. एब्सोल्युटली. अगर आप इसको देखेंगे पर्सनल ब्रांडिंग को आप कैसे बिल्ड करेंगे, तो आपने बिल्कुल सही कहा. द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग सेल्फ. अगर आप अपने आप को ही नहीं समझते हैं तो आप अपने पर्सनल ब्रांड को कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे. जब मैं कहता हूं अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंड योर वैल्यूज. देखिए, सर्वेश की वैल्यूज और रिपुदमन की वैल्यूज अलग होंगी, मे बी कुछ वैल्यूज कॉमन है लेकिन वैल्यूज अलग होंगी. किसी के लिए ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए एम्पैथी इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है. एवरीबडी इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हिज कोर वैल्यूज. डू यू अंडरस्टैंड योर कोर वैल्यूज? आई ऑलवेज टेल पीपल, गो गूगल एंड फाइंड आउट वैल्यू शीट और आप पता लगाइए आपकी कोर वैल्यूज क्या है. आप अपनी 4-5 कोर वैल्यूज लिख लीजिए. You will start understanding and defining yourself. Core values क्या है, आपके पैशन क्या है. हम सबको
देयर इज समथिंग ड्राइव्स अस. जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर एक गांव में बच्चे को बोले कि धूप जून की गर्मी में खेलना है, ही विल लव टू प्ले. गर्मी वही है, धूप वही है, लेकिन उससे घर का काम करने के लिए बोला जाएगा तो घर वालों को बोलेगा धूप में, गर्मी में, मैं थोड़ा शाम हो जाएगी तो मैं जाऊंगा. सो पैशन की बात है. देयर इज समथिंग दैट ड्राइव्स अस. तो मैं व्हाट पैशनेट्स मी, मेरे को क्या ड्राइव कर रहा है, वो मेरे को डिफरेंशिएट करता है. मेरे को पैशन पता होना चाहिए, मेरे को मेरा विजन पता होना चाहिए. मैं आज से, एक पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट टुडे एंड टुमारो, इट इज अबाउट जब इस दुनिया से जाएंगे, इटर्निटी का है. तो जब इस दुनिया से जाएंगे तो ये दुनिया हमको कैसे याद रखेगी, ये दुनिया हमको किस बात के लिए जानी जाएगी, वो भी आपको पता होना चाहिए. सो नोइंग अबाउट योर विजन, एस्पिरेशंस क्या है, नोइंग अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ, नोइंग अबाउट योर वीकनेसेस, आप इन सब के बारे में स्टडी करिए. आई ऑलवेज टेल, टेक सेल्फीज. नो, आजकल सेल्फी का जमाना है. तो ये सेल्फी, मैं मोबाइल फोन वाली सेल्फी नहीं कह रहा हूँ, ये अंतर्मन से ली गई सेल्फी की बात कर रहा हूँ. आप अंतर्मन से सेल्फी लीजिए. मेरी वैल्यू क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे को क्या ड्राइव करता है, मेरे जीवन की एस्पिरेशंस क्या है. अगर आप ये सेल्फीज लेंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड नो योरसेल्फ. इसके बाद शुरू होता है एक्सेप्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ. इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, the world will believe in you. If you don't believe in yourself, nobody is going to believe in you. So whatever you are, you have understood yourself. The next process is believing in yourself. अगला इसका जो स्टेप आएगा, that is creating and reinventing yourself. Personal branding का, जिसमें क्या है कि हमको continuously अपने comfort zone से बाहर आना है. मेरे को अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, अपनी कैपेसिटी को रिडिफाइन करना है. यानी जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको और बेहतर करना है. यानी मेरा जो कल है वो आज से बेहतर होगा. कंटिन्यूअसली अपने आप को रीइन्वेंट करते रहना थर्ड स्टेप है. और इसका जो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप है वो आप प्रमोट करते हो अपने आप को ऑनलाइन, ऑफलाइन, वेरियस मोड्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, और जो मीडिया है ऑफलाइन ऑनलाइन उनका आप इस्तेमाल करके अपने ब्रांड्स को बिल्ड करते हो. सो जो आपने मोड बोला कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो क्या अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड है, या उसके अलावा भी कुछ मोड है जो आप सजेस्ट करते हो? डिपेंड करता है सर. देखिए, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है. यू शुड नो आपका निश क्या है. सोशल मीडिया आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता. बट दैट्स नॉट ट्रू दैट सोशल मीडिया इज द ओनली वे ऑफ क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड. इट इज वन ऑफ द मीडियम ऑफ क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग यू इन पर्सन. Maybe we are not connected on social media. The kind of perception I am building in your mind is my effort about personal branding. मैं आपसे मिलने के बाद मैं आपको कैसे ग्रीट करता हूँ, कैसे ट्रीट करता हूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, ये भी तो पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा है. सो पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल परवेसिव. ये ऑफलाइन होता है, ये ऑनलाइन होता है, कम्युनिटी बिल्डिंग में होता है, कम्युनिटी टॉक में होता है, इट इज़ एवरीवेयर. इसलिए मैंने कहा कंसिस्टेंसी. इट इज़ नॉट अबाउट पोर्ट्रेइंग एंड पुटिंग एंड पोस्टिंग योर ब्यूटिफुल पिक्चर ऑल द टाइम. इट इज़ अबाउट बीइंग ऑथेंटिक ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑन द सीन एंड ऑफ द सीन. नाइस. सो अगर थोड़ा सा इसको और ये करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जो रूरल में जनता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वहाँ का स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, क्या उसके लिए भी पर्सनल ब्रांडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जो शहरों में रहने वाले प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट्स और स्टूडेंट हैं? और अगर उनके लिए है तो वो किस तरीके से इसको अपना सकते हैं? सर देखिए, हम माने या ना माने, स्वीकार करें ना स्वीकार करें, हर किसी का एक पर्सनल ब्रांड तो होता है. Yes. आप अपने गांव में जाइए, हर व्यक्ति को सोच करके आपके दिमाग में एक अलग इमेज होगी. आपके पड़ोस, लेफ्ट वाले पड़ोसी की इमेज कुछ और होगी, राइट वाले के पड़ोसी की कुछ और इमेज होगी. सो इसका मतलब जो इमेज क्या है उनका, वो पर्सनल ब्रांड है. पर्सनल ब्रांड. आप कॉन्शियसली उस पर काम करते हो तो आप उसको थोड़ा फेवरेबल बना सकते हो. आप कॉन्शियसली काम नहीं करते हो तो वो पर्सनल ब्रांड तो ऑलरेडी बन चुका है. राइट. आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप किसान हो, आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेसर हो, एवरीबडी हैज अ पर्सनल ब्रांड. माइंड इट, एवरीबडी हैज अ पर्सनल ब्रांड. अब उस पर काम करते हो तो आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे. बट आपके पास चॉइस नहीं है कि आपका पर्सनल ब्रांड है या नहीं है. यू ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव योर पर्सनल ब्रांड. अगर आप उस पर काम करना शुरू करते हो, आप उस पर स्ट्रैटेजिकली काम करना शुरू करते हो,
So chances are more that you will have more success, you will have more fulfilled life, and you will have more contented result around you. So एक बार समराइज करके फिर इसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग से बाहर निकलेंगे। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को समझो, जानो, एक्सेप्ट करो, और फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ आप रीइन्वेंट कर सकते हो, जो आपने बोला कि पर्सनल रीइन्वेंशन अगर लगता है कि कुछ इसको इम्प्रोवाइज किया जा सके, एंड देन द सेम थिंग कम्युनिकेटिंग टू द पीपल और योर ऑडियंस कंसिस्टेंटली, ये है एक तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग का प्रोसेस। अब ये बात जो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कही जाती है कि योर पर्सनल ब्रांडिंग इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। ओके, आपके पीछे आपके बारे में क्या कहा जाता है वो आपका पर्सनल ब्रांड। अब आप तय करेंगे। मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कहता हूं, आपके पास पूरी पावर है कि आप ये तय करो कि लोग आपके बारे में क्या बात करें। आप जो लोगों से बात करवाना चाहते हैं ना, लोग आपके बारे में वही बात करेंगे। इफ यू डू दैट, यू हैव गॉट मास्टरी इन योर पर्सनल ब्रांडिंग। सो देखिए, रीइन्वेंशन तो करना पड़ेगा हर किसी को। कहते हैं ना, लीप ऑफ फेथ लेकर के हमको निरंतर लगातार अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोग्रेस है ना वो कंफर्ट जोन से बाहर है। एनीबडी हु हैज बिकम सक्सेसफुल, द ओनली वे, मैं, आप, या कोई भी आप देख रहे हैं, उन सब ने अपने अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया है। हम अगर इंग्लिश, हम दोनों गांव से आते हैं, हम दोनों के लिए इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी बोलना नहीं आता था। तो अगर हम उसी तरीके से पढ़े रहते, हमने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया ना। इंग्लिश बोलने में हम अनकंफर्टेबल थे, वी एम्ब्रेस दैट अनकंफर्ट। हमने उसको गले लगाया कि नहीं, इस अनकंफर्ट को हमने क्या करना है, अलग करना है, कंफर्ट को अलग करना है। हमको चैलेंजेस की तरफ जाना है, हमको फियर जोन में एंटर करना है। फियर जोन क्या था? जब क्लास में पहली बार मैंने बोला, मेरे पैर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था, डर लग रहा था, मेरा मजाक बना। लेकिन पता है क्या हुआ? मेरे जैसे और भी लोग थे जिनके साथ ये पोजीशन थी, ये सिचुएशन थी कि उनको इंग्लिश नहीं आते थे, बट उन्होंने उस अनकंफर्ट को एम्ब्रेस नहीं किया। क्या हुआ? जब मैं अगली बार बोलने आया तो न तो मैं उतना कांप रहा था, न मेरे को उतना पसीना आ रहा था, न मेरा उतना मजाक हुआ। पता है क्या हुआ? मैंने अपने आप को रीइन्वेंट कर दिया। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ रीइन्वेंशन गोस। एनीबडी जो आप शहर में है, गांव में है, फार्मर की फैमिली से है, कहीं से भी हैं, ये छोटे छोटे रीइन्वेंशन लाइफ में करते जाओ। इंग्लिश बोलना ना बोलना, आई डोंट थिंक इंग्लिश इज गोइंग टू मेजर योर टैलेंट। इंग्लिश आपके टैलेंट को मेजर नहीं करता है। हर किसी के अंदर ऐसी बात है ना सर, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। गांव में एक लड़का जो खेतों में काम कर रहा है, या जिसकी आइडेंटिटी उसको लगता है कहीं है नहीं, बट उसके अंदर भी कुछ ऐसा है ना कि मैं आप या दुनिया का कोई भी आदमी वो नहीं कर सकता। उसको पहचानना, उसको लेवरेज करना, उसको प्रमोट करना पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा है। ट्रू है। दो चीज़ें इसी पे जो आपने बोला कि ऐसा इंग्लिश बहुत बड़ा एक तरीके से आपके तर्कस में तीर नहीं है कि जो ही आपको सफल बना सकता है। निश्चित रूप से। मैं मतलब अभी पैरालंपिक्स फिनिश हुआ है जी, बहुत सारे लोगों ने मेडल्स जीता है। उनको सोचो कि फिजिकल चैलेंजेस कितने हैं। उनको कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम। मैं जानता हूँ एक जयपुर राजस्थान का इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। ही डजंट हैव बोथ ऑफ हिज हैंड्स, जन्म से दोनों हाथ नहीं है, इंग्लिश भी बोलना नहीं आता है, बट उसने अपना एक पर्सनालिटी बना लिया है। वो इन्फ्लुएंसर का काम करता है, वीडियोज बनाता है, वो बॉलिंग करता है, वो बहुत स्विमिंग करता है बस दोनों पैरों से, बहुत सारी चीजें करता है, बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड हिमसेल्फ एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू कन्विंस और मोटिवेट पीपल थ्रू हिज एक्टिविटीज दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन डू समथिंग स्पेशल। एब्सोल्युटली। और दूसरा जो आपने बोला कि जो हमारा कन्वर्सेशन से पहले कन्वर्सेशन हो रहा था कि आपने जब बोला अपने पिताजी को कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ के लिए बना हूँ और मेरे से ये नहीं होने वाला दिख रहा है, तो जो आपके पिताजी ने बोला कि नहीं, गिव अप वाला ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है। आपको जिस दिन लगता है कि मुझे ये नहीं करना, आप छोड़ के वापस आ जाओ, लेकिन अपना बेस्ट क्या आपने दे दिया है क्या, पहले वो डिसाइड कर लो, वो खुद को आंसर कर लो। या दूसरा, अंकुर वारिकू के एक वीडियो में था, उन्होंने बोला कि आपका बॉटम तो ऑलरेडी डिफाइंड है,
आपको इंग्लिश नहीं आती है मतलब नहीं आती है, या आपको कोई स्किल नहीं आता, वो तो नहीं आता है, उससे नीचे आप थोड़ी जाओगे कि अब माइनस में इंग्लिश नहीं आता है। बट अगर आपने कोशिश कर लिया और आप उस लेवल से जो बॉटम वाला है उससे थोड़ा ऊपर उठ गया, तो खुद को सेटिस्फेक्शन तो होगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं उस लेवल से थोड़ा ऊपर निकल के आ गया। एब्सोल्युटली। तो वो जो आपके डैड वाला था कन्वर्सेशन की, नहीं, अगर आपके साथ वो कन्वर्सेशन नहीं होता कि आप जहां हो उससे नीचे नहीं जाना, आपको जब गिव अप करना है आप कर सकते हो, वो पावर आपके पास हमेशा है कि आप उसके ऊपर कुछ बिल्ड कर सकते हो, और वो जब साहस आया तो आपने अच्छा कर लिया। नहीं, एब्सोल्युटली। जो हम हमारे जो चरित्र का निर्माण होता है ना, या व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का एक कंट्रीब्यूशन होता है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो अलग अलग लोग हो सकते हैं आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मेरे जीवन में जो 2 ट्रिगर पॉइंट है, एक तो मैंने बताया मेरे भाई ने जिस दिन मेरी कॉपी पे लिख दिया कि जीवन में तो कुछ कर नहीं सकता, दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। मुझे लगा क्या वास्तव में मैं कुछ कर नहीं सकता? आई एम दैट थैंकलेस? क्या मैं इतना अस्तित्व विहीन हूँ? क्या मैं इतना मतलब निकम्मा और नकारा हूँ? वहां से मेरे को ट्रिगर हुआ। दूसरा जो आपने अभी जिस चीज़ का जिक्र किया, निश्चित रूप से मेरे पिताजी का उसमें योगदान है। आई वॉज ऑलमोस्ट गिविंग अप। सब अच्छा इंग्लिश बोल रहे, सबको, मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था जो एक्चुअली साइंस में भी बहुत अच्छा नहीं था, जो जाके मैनेजमेंट की क्लास में पढ़ने जाता है तो इंग्लिश भी नहीं आती, मैनेजमेंट भी नहीं आता, कॉमर्स भी नहीं आता, अकाउंट्स भी नहीं आता। सो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रोफेसर्स क्या पढ़ा रहे। ऑलमोस्ट 15-20 डेज दे वेंट ऑफ लाइक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जा रहा हूँ आ रहा हूँ, खाना खा के आ जाता हूँ। तो एक दिन शाम को पिताजी के साथ बैठा हुआ था, तो आई स्पोक टू माई फादर कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कर पाऊँगा और मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, इस कोर्स को मैं छोड़ दूंगा, मैं गांव में कोई खेती बाड़ी कर लूँगा या अपनी एक दुकान तो ऑप्शन रहता ही है गांव में, दुकान चला लूँगा। तब उन्होंने कहा कि आई एम विद यू, तू जब चाहे तब छोड़ देना, तब गिव अप कर देना, बट एक सवाल का जवाब अपने आप को देना, मुझे मत देना। क्या तूने अपनी पूरी कोशिश कर ली? अगर तूने पूरी कोशिश कर ली है और तू गिव अप कर रहा है, तू कर दे, मैं तेरे साथ हूँ। That changed my whole life. That changed my perspective because I had nothing to lose. और उस दिन के बाद probably it was every day I made my father feel proud. Nice. आपने एजुकेशन में डिजिटल या ई लर्निंग वाले मीडियम पे काफी सेशन लिए हैं जी, और मैं इस टॉपिक को इसके लिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि रूरल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं बाहर जाऊँ, कहाँ जाऊँगा, कैसे पढ़ाई करूँगा, और क्योंकि वो थोड़े से फाइनेंशियल स्ट्रगल रहते हैं मैक्सिमम जगह पे, तो उसकी वजह से कि वो खर्चे की, एक तो फीस दो, फिर रहने का और ये सारी चीज़ें। तो क्या ई लर्निंग एक बढ़िया माध्यम हो सकता है जिसके थ्रू कि गाँव में रह के भी वो उच्च स्तर का शिक्षा प्राप्त करके और अपने आप को वो एम्प्लॉयबल बना सकता है, यूजफुल बना सकता है दुनिया में, लाइफ में, कॉर्पोरेट में? निश्चित रूप से। देखिए ये तो एक वरदान है, और इलेक्ट्रॉनिक जो क्रांति आई है, रेवोल्यूशन हुआ है, इससे एजुकेशन काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो गई है। ये डेमोक्रेटाइज कैसे हो गई है कि आज मुझे आईआईटी की पढ़ाई पढ़नी है, मेरे को हार्वर्ड की पढ़ाई पढ़नी है, मैं यहाँ बैठ करके अपने गांव में बैठ करके वो पढ़ाई में पढ़ सकता हूँ। हमारे टाइम पर ये सुविधा नहीं था। तो आज की डेट में इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन काफ़ी हद तक डेमोक्रेटाइज हो गया है। तो इवन इफ़ यू आर इन रूरल एरिया, आप गांव में हो, इंटरनेट तो हर जगह है, तो बैठ करके आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस कोई एजुकेशन ले सकते हो। वो उसको पढ़ने की जुनून और जज्बा होना चाहिए। आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट। अभी एक पैनल टॉक में मेरे को बोला गया था कि अभी भी बहुत दिक्कतें हैं, इंडिया इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑनलाइन एंड दिस डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, और उसमें मैंने कन्विक्शन के साथ उसको काउंटर किया था, क्योंकि मैं हमेशा अलग सोचने वाला इंसान हूँ, जो मतलब वास्तविकता के एंगल से सोचता है। तो मैंने ये कहा था कि यही भारत जब कोविड आया तो हर व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट की तरफ जा सकता है। When everybody can shift to online payment, why can't everybody shift to online education? What is the problem? Exactly. तो ये एक्सक्यूज है हमारी, हम एक्सक्यूज दे रहे हैं। एवरीबडी, इफ नॉट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ अस आर एक्सेसिंग इंटरनेट, स्मार्टफोन पेनिट्रेट कर चुका है। तो अगर आपके अंदर वो जज्बा है, जुनून है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत शानदार ऑप्शन है। हर किसी को मैं तो ये एडवाइस करूँगा, आप किसी भी लेवल पर हो, महीने में 1 या 2 ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ज़रूर करना चाहिए, ऑनलाइन वर्कशॉप ज़रूर करना चाहिए। अपने आप में इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है।
ट्रू है जी। सो जो ई लर्निंग वाला है, क्योंकि रिसेंटली ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि ये डिजिटल वाला जो सिस्टम है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और दिल्ली में स्कूल्स बहुत सारे बंद हो रहे हैं रीजन में कि पोल्यूशन है, कोहरा है और बहुत सारे हैं, तो 8th तक के स्कूल्स बंद हैं। अब क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है, जो कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे घर पे उनके डिवाइसेज है और वो पढ़ाई कर ले रहे हैं। बट जो बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, पहली बात तो वो अलग टॉपिक पूरा जाएगा, उधर नहीं जाएंगे हम लोग, कि जो गवर्नमेंट में पढ़ रहा है उसको ये मान लिया गया है कि उसके पास फाइनेंशियल उतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो प्राइवेट में जा सके, और क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक है तो उसके पास घर पे उतने डिवाइसेज भी नहीं है, क्योंकि 2 बच्चा है, एक मोबाइल है, 4-5 लोगों की फैमिली में एक ही मोबाइल है। अब फैमिली में फादर को तो काम पे जाना है, उसको तो छुट्टी है नहीं, तो ये बच्चे अब वो ऑनलाइन एजुकेशन में पीछे रह रहे हैं। तो ये जो है, एक जो आपने बोला कि डेमोक्रेटाइज तो हो रहा है जिसके पास रिसोर्सेज है उसके लिए, लेकिन जिसके पास ये रिसोर्सेज का थोड़ा सा स्कैर्सिटी है उसके लिए ये गैप थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है इस पर। मेरे को क्या लगता है कि अगर आपको छुट्टी मिली, एंजॉय करो यार, ठीक है। मतलब एक प्राइमरी के बच्चे को मतलब कितना प्रेस करोगे, ये अलग समस्याएं पैदा कर दी है ये जो ऑनलाइन, टू मच ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आज देखिए कितने प्रतिशत लोगों के बच्चों के चश्मे लग चुके हैं, मोबाइल का एडिक्शन हो चुका है, राइट। जहां हम एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन कितने एडवांटेज है, एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, वहाँ डिसएडवांटेज भी हैं। तो अगर नहीं मिल पा रहा है कुछ टाइम के लिए, छुट्टियों के लिए, अगर ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो रही है, ठीक है, इट्स ओके, एंजॉय करो, फन करो, बच्चा बाकी चीज़ें सीख रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट अगर हम फ्यूचर को देखें तो ये अलार्मिंग है। हमको वो इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, हमको वो इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जहाँ पर हम क्या है कि अपनी प्राइमरी एजुकेशंस को, जो गांव में स्कूल्स हैं, उनको एम्पावर करे कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले सके। काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं मेरे नोन में, कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स हुए हैं कि गांव में भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है। हम बड़ा सरकारी और प्राइवेट को ना बड़ा कन्वीनियंटली डिफाइन कर लेते हैं। हमको लगता है प्राइमरी एजुकेशन है तो सरकारी ख़राब है, प्राइवेट अच्छा है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात आ जाए, मेडिकल कॉलेजेस की बात आ जाए तो प्राइवेट ख़राब है, सरकारी अच्छे है। सो वी डिफाइन बेस्ड ऑन आवर ओन कन्वीनियंस। वो तो है, लेकिन अब जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनका, जो आपने बोला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गया, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ या IITs या IIMs, उनका एक रुतबा है, वहाँ पे जाने के लिए वो लालायिकता है लोगों में, लोग जाना चाहते हैं और वहाँ रहना चाहते हैं, और वो आज भी है। मतलब जब से बनाया तब से लेके आज तक भी है, चाहे एम्स हो। बट जो प्राइमरी एजुकेशन है या जो 12वीं तक का है, वहाँ पे बहुत कम, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नाम है जिसको कि हम ले सके कि नहीं, ये वाला सरकारी स्कूल जो है ना, यहाँ पे जाने के लिए कोई भी अपना ये कर देगा, 100% देगा कि यहाँ पे जाना चाहिए। और दूसरा, मेरा कन्वर्सेशन हो रहा था कहीं किसी ऐसे ही घर पे किसी वेंडर को बुलाया हुआ था काम करने के लिए, तो बात हो रहा था पढ़ाई का। तो मैंने बोला यार, अब ये वाला गैप पहले क्या होता था सर, जब आप बड़े हो रहे थे, जब मैं भी बड़ा हो रहा था, तो मेरे बगल वाला, जैसा मैंने बोला कि क्योंकि मेरा पड़ोसी BCA किया तो मैंने भी BCA कर लिया। बट हम लोग जब बड़े हो रहे थे, प्राइमरी स्कूलिंग में जा रहे थे, तो हम दोनों लोग सेम स्कूल में जा रहे थे जी, प्राइमरी में ही पढ़ रहे थे, कॉन्वेंट स्कूल का प्रचलन उतना नहीं था, तो हम सब वहीं से बड़े हो रहे थे, तो वो गैप कम था। अब आज क्या हो रहा है कि जो गरीब है या जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है फीस को, वो तो सरकारी में भेज रहा है, और जो अफोर्ड करने वाले हैं, कुछ तो स्टेटस ड्रिवन है कि मेरा तो बच्चा सबसे महंगे स्कूल में जाता है जी, बट बाकी लोग हैं कि वो पब्लिक स्कूल में भेज रहा है और वहाँ पे पढ़ाइयाँ थोड़ी अच्छी होती है, हम इसको नकार नहीं सकते। भले हम बोल दे कि काबिल ज़्यादा आज भी सरकारी स्कूलों में अध्यापक है, बट जो पढ़ाई है वो पढ़ाई शायद उस स्तर की नहीं है, या उसको उस तरीके से मार्केट नहीं किया गया है, चाहे जो भी है। तो वो वाला गैप थोड़ा सा बढ़ रहा है जो प्राइमरी स्तर पे शिक्षा है। नहीं, ये तो सच है। मतलब इस पे आई डोंट थिंक कोई आर्गुमेंट एग्जिस्ट करेगा कि पिछले कुछ सालों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स का रेपुटेशन है वो डाउन हुआ है। जब मैंने 12th किया था, आई रिमेंबर यूपी बोर्ड की एक रेपुटेशन हुआ करते थे,
तब रिजल्ट बड़ा लिमिटेड हुआ करता था और फर्स्ट डिवीजन से कोई पास होता था उसके मीनिंग हुआ करते थे, इजंट इट? तो यूपी बोर्ड का एक मीनिंग था और वहाँ से बच्चे, आप देखो सिविल सर्विसेज में जो लोग आते थे वो यूपी बोर्ड से या जो बिहार बोर्ड से या लोकल सरकारी सिस्टम से ही बच्चे आया करते थे, तो उस सिस्टम से हम आए। अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन बदल गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, जब हम शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण में इंग्लिश का दबदबा बनता चला गया। जैसे जैसे इंग्लिश का दबदबा बनता चला जा रहा है तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स है उसकी डोमिनेंस बढ़ती चले जा रही है। कंपटीशन प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा है। इन द प्रेशर ऑफ कंपटीशन प्राइवेट स्कूल्स थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी स्कूल्स को उस तरह का कोई प्रेशर तो है नहीं, दे डूइंग। एंड मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं टीचर कम्युनिटी से आता हूँ, लेकिन मुझे लग रही कि बहुत जल्दी इसको रिवाइव और रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश का विकास इस सरकारी सिस्टम से ही संभव है। सही बात। क्योंकि इस सिस्टम से जब बंदा निकलेगा ना, बच्चा निकलेगा, वो नैतिक मूल्यों को समझ के निकलेगा। और आप जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप जिस इंग्लिश स्पीकिंग माहौल की बात कर रहे हैं, मैं इसको बड़ा अनफॉर्चुनेट मानता हूँ। इसको अनफॉर्चुनेट इसलिए मानता हूँ कि आजकल का बच्चा, मैं अपनी बेटी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू से इस बात पर बड़ा ध्यान दिया है कि 5th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 12th क्लास के बच्चे से आप हिंदी की मात्राएं पूछ लीजिए, हिंदी की आप उनसे गिनती पूछ लीजिए। सबसे बड़ी बात मैं वही बोलने जा रहा था कि मात्राएं तो 45 क्या होता है, दे लुक एट व्हाट 45 क्या होता है, 31 क्या होता है। सोच के देखिए, क्या इज इट समथिंग टू प्राउड अपॉन? क्या ये गर्व करने वाली बात है? क्या इस भाषा पर हम गर्व करें? क्या इस एजुकेशन सिस्टम पर हम गर्व करें? मुझे तो लगता नहीं है, मतलब कि ये एक राइट डायरेक्शन में जा रही है एजुकेशन सिस्टम। हिंदी को हाशिए पर लाया गया है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत गलत है। संस्कृत तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पढ़ा रहे हैं हम, जबकि ऊपर लेवल पर आप देखेंगे कि यूजीसी, आईसीटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कोई भारतीय मूल्य पर बात कर रहे हैं, भारतीय विजडम पर, इंडियन विजडम पर बात कर रहे हैं। अब इंडियन विजडम, जब आप रूट पर इंडियन विजडम नहीं लेकर के आ रहे हो तो फिर कहाँ से आएगा? ये सिर्फ किताबों में बातें होंगी फिर। सही बात है। संस्कृत का आपने जिक्र किया, किसी महापुरुष ने ही कहा है, एक लाइन है कि संस्कृत भाषाओं की जननी है, अवश्य। हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। बिल्कुल नौकरानी है। बट वही है कि समय बदला है तो हो सकता है, लेकिन फिर से आएगा वो ऐसा टाइम आएगा कि फिर से हिंदी की तरफ, जो आपने बोला कि डेवलप जो कंट्रीज हैं वो अपनी भाषा को अपना करके उस पोजीशन पे पहुंचे हैं, बिल्कुल, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपनी भाषा को उतना तरजीह देना पड़ेगा, उतना महत्व देना पड़ेगा, जिससे कि हम ज्यादा लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज में ला सके। बहुत सारे बच्चे इसके लिए छाड़ दिए जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, दे कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, whereas they have much better skill, they are more hard working, they can do better in life, in career and everywhere, but because they don't know English, they are not part of the corporate life itself. सर देखिए, हम नेचुरली किस में सोचते हैं? हिंदी में नेचुरली हम सोचते हैं। जब हमने अपने माइंड को ट्यून्ड ऐसे कर दिया कि हम सोचते हिंदी में हैं, काम हम इंग्लिश में कर रहे हैं, हमारी प्रोग्राम इंग्लिश में हो रही है, हमारी डिसीजंस, पॉलिसीज सब इंग्लिश में ड्राफ्ट हो रही है, तब तक वास्तविक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट संभव नहीं है। मैं तो मजाक में बोलता रहता हूँ, कभी कलीग वलीग रहते हैं तो, कि ये तो रोजी रोटी का सवाल है कि जो इंग्लिश में मैं बात करता हूँ, अदरवाइज शौक में तो कौन ही बोलता है। ना, बिल्कुल ठीक बात। कभी भी हिंदी में बात करूँ या भोजपुरी, क्योंकि मैं बनारस से आता हूँ, वहाँ भोजपुरी चलती है। जो फीलिंग अपनी भाषा में बात करके और जो जुड़ाव अपनी भाषा में बात करके होता है, वो तो किसी दूसरी भाषा में हो ही नहीं सकता है। सर मैं पढ़ा रहा हूँ और मतलब देश के भिन्न भिन्न भूभाग से बच्चे आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का बच्चा जो आता है, दे सिट वेरी साइलेंटली इन सम कॉर्नर। इनिशियल शुरू में जब बच्चा आता है, क्योंकि सबको इंग्लिश बोल रहे हैं, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है। yes. लेकिन लॉजिकल थिंकिंग की अगर बात करें, एनालिटिकल थिंकिंग की बात करें, ये बच्चा बड़ा शार्प होता है। शुरू के 6 महीने बाद आप इस बच्चे का बिहेवियर देखिए, दे इवेंचुअली बिकम अ लीडर। उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होता है, उनके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, उनके अंदर वैल्यूज होते हैं। सो इतनी सारी चीज़ें जिसकी हम ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हम बच्चों को कहते हैं कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, उसको बस बाहर लेकर के आना है। और जब बच्चा वो बाहर निकल के आता है ना, दे क्रिएट
मिरेकल। तो ये शक्ति है, ये ताकत है इस पूर्वी भूभाग की मिट्टी के अंदर, इस उत्तर प्रदेश की जो रूरल इंडिया की आप बात करते हैं, बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है हमारे गांव की ज़मीन के अंदर। चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बच्चा आता है वो एक अलग है, उसके अंदर एक अलग टैलेंट होता है, उसको वो सिर्फ थोड़ा सा इग्नाइट करने की ज़रूरत है। दे बिकम ए ह्यूज फायर, वोल्केनो। और वो उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, मैं बोलता हूँ रूरल जो है, जो रियल भारत है, yes. वो चाहे महाराष्ट्र का कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, या कर्नाटका का कोई रूरल आउटस्कर्ट, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं का भी हो, वो हर जगह जो रूरल में है, जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर, क्योंकि वो वहां नेचर से निकल के आ रहा है जी। उसको रेडीमेड लाइफ नहीं मिल रही है, उसको कस्टमाइज्ड लाइफ नहीं मिल रही है, उसको अपने आप को समझना है, खोजना है, और फिर आता है वो बाहर। तो बट ऑब्वियस है कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर होती है जी। ई लर्निंग के एडवांटेजेस तो है, बट जो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि थोड़े से डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जहाँ पे मैंडेटरी एजुकेशन वाले में तो है कि अगर प्राइमरी में बच्चा पढ़ रहा है तो पब्लिक स्कूल वाले को तो ऑनलाइन चल रहा है और वहाँ पे बच्चा अफोर्ड कर पाता है। बट बाकी जो आपने बोला कि महीने में एक सर्टिफिकेट तो कर लो, खुद में इन्वेस्ट करो, उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं ऑनलाइन वाले जो ई लर्निंग कोर्सेज हैं, प्रोग्राम है। नथिंग हैपन्स विदाउट चैलेंजेस। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन के जो सबसे बड़े चैलेंजेस एज ए टीचर एंड एज स्टूडेंट, एज ए टीचर जो मुझे चैलेंज लगते हैं कि टीचर का काम सिर्फ एजुकेशन देना नहीं है। चैट जीपीटी का ज़माना है, एक क्लिक पर सारी एजुकेशन मिल जाती है। टीचर का जो रोल है ना, वो इग्नाइट करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है खुद से कनेक्शन, स्टूडेंट को उसके पोटेंशियल से मीट आउट कराना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये उस लेवल तो कुछ हद तक संभव नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन नहीं है ठीक है। एक टीचर जब अपने बच्चे को अपने भाव से प्रेरित करता है, एक टीचर अपनी बॉडी लैंग्वेज से बच्चे को प्रेरित करता है, तो वो टीचर का जो रोल है ना, वो कहीं ना कहीं आंशिक हो जाता है, वो पूरी तरीके से हो नहीं पाता। तो ये निश्चित रूप से चैलेंजेस है टीचर के लिए। वही स्टूडेंट के लिए भी है। स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज होती है, रियल टाइम क्वेश्चंस होता है, एंगेजमेंट होता है, पीयर लर्निंग होती है। देखिए बेस्ट स्कूल्स की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो पीयर लर्निंग। हम और आप दो स्टूडेंट हैं, हम दोनों की कॉम्पिटेंसीज डिफरेंट हैं, हम एक दूसरे की कॉम्पिटेंसी शेयर करते हैं और हम वी इवॉल्व टुगेदर, वी लर्न टुगेदर। तो ये चीज़ ऑनलाइन एजुकेशन में संभव नहीं है, और ये तो एक निर्विवाद रूप से सत्य है, स्वीकृत सत्य है कि जो मूलभूत लर्निंग है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन में है। लेकिन ये एक एडवांटेज है ई लर्निंग, इसका एडवांटेज लेना चाहिए। दिस कैन नेवर रिप्लेस ऑफलाइन फेस टू फेस लर्निंग, दिस कैन नेवर रिप्लेस। बस इट इज़ गोइंग टू बी ऑगमेंटेड, इट इज़ ऑगमेंटेड, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। इसको पूरा यूज़ करिए जितना कर सकते हैं। सिमिलर लाइन पे ही बात हुआ था, मेरे पॉडकास्ट पे ही गेस्ट आई हुई थी मिस वीरीन सी करके। जी जी। तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही ई लर्निंग के माध्यम से किया था, बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस इन हर लाइफ। तो मैंने उनसे पूछा कि इसके एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज है या एडवांटेज क्या है, तो उन्होंने बोला कि इट इज बेटर देन हैविंग समथिंग रेदर देन हैविंग नथिंग। एब्सोल्युटली। जो आपने बोला कि अब इन पर्सन आप नहीं अचीव कर सकते हो, कि आप उस यूनिवर्सिटी के कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते हो, आप नहीं रह सकते हो, इट्स ओके। आप मिनिमल चार्जेस पे घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन में आप एटलीस्ट वो पा तो ले रहे हो, थोड़ा तो सोचने का आपका नजरिया तो चेंज हो रहा है। हो सकता है वो ई लर्निंग के बाद आपको लगे कि नहीं मुझे अब इन पर्सन भी करना है, तो आप एक्सप्लोर करो। सर आज मैंने IIT मुंबई NTPL के थ्रू एक कोर्स किया है। मेरे को उन प्रोफेसर से जो मैंने कोर्स किया है, अगर हैड इट बीन ऑफलाइन, पहला तो IIT मुंबई में जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, दूसरा उन प्रोफेसर से पढ़ना बड़ी बात है। आई जस्ट स्पेंट इन्वेस्ट आई वुड से 499 500 रुपये, और मैंने वो ग्रो योरसेल्फ करके एक कोर्स है उनका, वो मैंने कंप्लीट किया। मैं खुद करता हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ कि महीने में कम से कम 2 मैं वर्कशॉप या कोर्स कंप्लीट करूँ। वो कितना वैल्यू ऐड करेगा वो बात की बात है। जो मेरे हाथ में जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे तो पूरा करना चाहिए। सो आई कीप ऑन डूइंग दैट। आई एडवाइज सेम टू एवरीबॉडी। हर किसी को जो डेमोक्रेटाइज लर्निंग है, जो एडवांटेज है, जो बेनिफिट्स है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत ही इकोनॉमिक रेट्स पर एजुकेशन अवेलेबल है, उसको एंजॉय करना चाहिए, उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन टुडे। हमारे टाइम पर कहाँ स्कोप हुआ करते थे। आपको म्यूजिक सीखना है, आपको लैंग्वेज सीखनी है, आपको स्पोर्ट सीखना है, एनीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन टुडे। जस्ट गो हैव इट एट मिनिमल कॉस्ट, एट वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, राइट।
सो जैसा अपना कन्वर्सेशन चल रहा था और बीच में मैंने वीरेन सी का भी नाम लिया तो वुमेन का आया थोड़ा सा। तो आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफी काम किया हुआ है और ये क्योंकि मैंने उनसे भी सेम ही प्रश्न रखा था कि बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट जो कि उनके अंदर एस्पिरेशन होता है बहुत कुछ अचीव करने का, बट वो लिमिटेशंस, चाहे वो पेरेंट्स का एक उनका सेफ्टी वाला नेट है उसमें बात लेता है कि नहीं बाहर नहीं जाना, अकेले कहाँ जाओगी, क्या करोगी, या वो सांसारिक मोह माया, या तो होता है कि अब शादी कर दिया जाएगा, 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन कर लो और अब शादी का समय हो गया, शादी कर लो, तो उसकी वजह से वो नहीं जा पाती है। लेकिन ई लर्निंग क्या एक वरदान बन के आया है और क्या ये कम्युनिकेट किया जा रहा है उन लोगों को और क्या ये उसका फायदा उठा करके आगे बढ़ सकती हैं, उस पे थोड़ा सा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। सो यू टॉकिंग अबाउट वुमेन, हाउ वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों और ई लर्निंग से जोड़ करके, क्योंकि जो मेरा था कि मेन तो जो जाना चाहता है उसको घर वाले भेज देते हैं अगर थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी है, फीमेल वाले में कि पैसा भी है, बच्ची जाना भी चाहती है, सेफ्टी का हो गया या शादी का टाइम हो गया या सब लोग बोलेंगे कि तुम अकेले बच्ची को भेज रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, कौन जाएगा साथ में, तो इसकी वजह से नहीं जा पाते हैं। तो क्या ये ई लर्निंग एक वरदान बन के आया है और इसको किस तरीके से देखना चाहिए? जी, विमेन का जो पार्टिसिपेशन है बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। तो बिल्कुल हमारी अपनी कंडीशन में ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको देश का विकास करना है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश का विकास हो जाएगा अगर यहाँ की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है विकास में हिस्सेदारी ना दे। तो भारत के विकास के लिए भारत की पूरी पॉपुलेशन की हिस्सेदारी जरूरी है। इसीलिए जितना जो योगदान पुरुष का है उतना ही महिलाओं का है। जितना एजुकेशन पे ध्यान पुरुष के लिए दिया जा रहा है उससे ज़्यादा वुमेन को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वुमेन के अपने चैलेंजेस हैं भारत के अंदर, हम उसको डिनाई कर नहीं सकते। अक्रॉस द वर्ल्ड चैलेंजेस है। हमारे यहाँ आज भी वो सोच है जो आपने कहा कि लड़की अगर 22-23 साल की हो गई है, देन द पेरेंट्स स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर मैरिज। वो उसके करियर के बारे में नहीं सोचते, उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हालांकि गुड पार्ट ये है कि काफ़ी हद तक चीज़ें बदली हैं। हाँ। जो आज से 20 साल पहले का सिचुएशन था, 30 साल पहले का सिचुएशन था और आज की सिचुएशन में आज के जो पेरेंट्स है काफी जागरूक है और अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेटी को पढ़ा लिखा करके काबिल बना रहे हैं। इट्स गुड पार्ट। लेकिन आज भी जैसे ही लड़की 20 साल से ऊपर की होना शुरू हो जाती है, देन पेरेंट्स जो पूरे जीवन भर अपनी बेटी को पूरी दृढ़ता के साथ पढ़ाते आए हैं पेरेंट्स, वही पेरेंट्स जब 22 साल की बेटी 23 साल की हो जाती है तो उसके करियर के बजाय उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इससे ये इतना आसान नहीं है। ये हमारे जो सोशल बाउंड्रीज हैं, हमारी जो कल्चरल इनहैबिटेंट्स हैं, उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए उस टाइम पर एक लड़की को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो फादर के रूप में, उसके पार्टनर के रूप में उसको सपोर्ट करे कि नहीं तुम पढ़ो, हम आपके साथ हैं। वहाँ पर कमिंग समथिंग लाइक ऑनलाइन एजुकेशन, आई थिंक चाहे वो लड़कियों के केस में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, गर्ल्स के केस में ज़्यादा बोल रहा हूँ, दे कैन लेवरेज इट लाइक एनीथिंग। मतलब अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते। इसलिए आई ऑलवेज रिपीटेडली टेल दैट एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो गई है। यस जी। दूसरा एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी, क्योंकि जो आपने बोला कि आई कीप ऑन लर्निंग, एक तरीके से देखा जाए तो आपने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली। 21 साल का आपका करियर खुद रहा है। जी जी। तो अगर मैं बाहर से एक लेंस से देखता हूँ तो अभी डॉक्टर गौर को क्या ही सीखना है, पीएचडी तो कर लिया है, प्रोफेसर तो बन गए हैं, 21 साल का करियर है, नेशनल इंटरनेशनल स्टेजेस पे जाके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी क्यों सीखना है? बट जो आपने बोला कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, खुद को इवॉल्व करो, सीखो, जितना सीखते हो उतना अच्छा है। तो क्या एक ई लर्निंग, जैसे आपने बोला कि आपने आईआईटी बॉम्बे से एक कोर्स कर लिया जो कि आपने बैठ करके अपने कंफर्ट जोन में अपनी जगह से कर लिया, तो क्या ये ई लर्निंग ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी एक बहुत बड़ा टूल है? देखिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक एटीट्यूड है। मुझे लग रहा है लर्निंग एक एटीट्यूड है जो आप कहीं से भी किसी से भी सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर सीखने की चाह है, जैसे आई लर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट से सीखूं और मैं सीखता हूँ। तो अगर मेरे अंदर सीखने की चाह है, वो मेरे अंदर एटीट्यूड है, तो मैं ऑनलाइन भी सीखने की कोशिश करूँगा, अपने स्टूडेंट से भी सीखने की कोशिश करूँगा, अपने पीयर से सीखने की कोशिश करूँगा, अपने बॉस से सीखने की कोशिश करूँगा, अपने सबऑर्डिनेट से सीखने की कोशिश करूँगा। तो मेरे को वो लर्निंग का एटीट्यूड बिल्ड करने की ज़रूरत है।
देखिए एज ए टीचर क्या चीज़ सीखना होता है. अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल, I was delivering a lecture in Malaysia and most of the students were Chinese and other African countries. These students neither understand Hindi nor English. और मेरे को उनको पर्सनल ब्रांडिंग पर एक लेक्चर देना था. नो अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. ऑडियंस को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, मैं कैसे सिखाऊंगा. नाउ मेरे को पूरे लेक्चर होने के बाद समझ में आया कि मैं इंग्लिश में इनको पढ़ा रहा हूँ. दे आर यूजिंग ट्रांसलेटर. नाउ देयर आर ब्लैंक फेसेस. अब हम इंडिया में एक अलग तरह के टीचर्स होते हैं. हमको स्टूडेंट्स के साथ जब तक ट्यूनिंग नहीं होगा, इसके साथ ट्यूनिंग नहीं होगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, मोटिवेशन नहीं होगा. अब देयर आर ब्लैंक फेसेस. बिलीव यू मी, फॉर मी इनिशियल 20 minutes वर हॉरेबल. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था. आई एम न्यूज रीडर. आई एम लाइक अ न्यूज रीडर. एवरीबडी विद ब्लैंक फेसेस, ब्लैंक आईज लुकिंग एट मी. दैट पोज्ड मी अ चैलेंज. I sit back, took a break, went back into the class, rejoined the class. I came with a learning. Acclimatize with culture. तो जो सीखने का क्रम है ना वो निरंतर है. नो मैटर आप जीवन के किस स्टेज पर है, आपको सीखना पड़ेगा. आपका एक अगर देखा जाए तो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी थोड़े जी सेशंस लिए हुए हैं. जी. सो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इन एनी फेजेज ऑफ समवन्स लाइफ, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो या पर्सनल लाइफ में हो, कैसे उसको किस तरीके से, मतलब आपका क्या मंत्र है? देखिए, स्ट्रेस इज समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन. हम सब मानव जीवन में आए हुए हैं और मानव जीवन में स्ट्रेस होना स्वाभाविक है. So it is not about avoiding stress. The stress management, the key of stress management is how long you hold the stress. उदाहरण के तौर पर एक पानी की बोतल इसको मैं ले लेता हूँ. So if I keep it for 1 minute or 30 seconds, I will enjoy. It's fun for me. But I keep on holding it for 1 hour, मेरे पेन करना शुरू कर देगा. और 2 घंटे शायद मेरे को डिसीज क्रिएट कर देगा. So is true with stress. स्ट्रेस आता है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है. मॉडरेट स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, इंप्रूव करता है. बट ये स्ट्रेस अगर लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए रहता है तो डिजीज बन जाता है. सो द आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस इज रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ होल्डिंग द स्ट्रेस. उसके लिए आई ऑलवेज टेल पीपल, एंगेज योरसेल्फ इन प्रोडक्टिव थिंग. द मोस्ट स्टूपिड एंड चाइल्डिश थिंग, राइट? लाइक स्पोर्ट्स करिए, योगा करिए. And biggest reason I feel behind the stress is choosing a wrong career. If you're doing something you don't like to do, every day will be stressful. But if you do something that you really like to do, you love to do, I feel chances of feeling stress will be less. आपके करियर में कहीं पे ऐसा कभी कुछ आया स्ट्रेस और आपने उसको कैसे मैनेज किया? As I said, stress is something that is bound to happen. कभी भी हो सकता है. स्ट्रेस ऐसी चीज़ है. लेकिन मैंने को ये चीज़ पता है कि स्ट्रेस को बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है. सो मैं इमीडिएटली क्या करता हूँ, अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता हूँ विच आई पैशनेटली लव टू डू. फिर मेरे को पता नहीं रहता स्ट्रेस क्या था. कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो आपको याद हो, जो आपके करियर में काफ़ी पॉजिटिवली आपको मोटिवेट किया हो? मेरे करियर में अगर आप कहेंगे पॉजिटिवली मोटिवेट की बात है तो एक ये मेरे करियर की शुरुआत की बात है. और भारत के अंदर यूपीएससी के बाद कैट का एक एग्जाम होता है, टफेस्ट एग्जाम माना जाता है. तो एक कैट एस्पिरेंट्स को और सारे 90+ परसेंटाइल वाले बच्चे बैठे हुए, तो उनको मेरे एक सेशन देने जाना था. अच्छा. एंड ये उस समय की बात है जब मैं करियर शुरुआत कर रहा था. आई वॉज अ यंग प्रोफेसर. तो जितने स्पीकर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम सर्टेन लीगेसी, बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, बेस्ट ऑफ द कॉलेज फ्रॉम द कंट्री. उनका एक बैकग्राउंड था, उनका एक प्रोफाइल था, तो सबके प्रोफाइल पढ़े जा रहे थे. एंड दे वर गिविंग द बेस्ट ऑफ द टॉक. जो मेरा टॉपिक था मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था. मैं क्या सोच रहा था, इनके प्रोफाइल इतने ल्यूक्रेटिव है, इतने अट्रैक्टिव है, इतने हैवी है. मेरे प्रोफाइल में तो कुछ है ही नहीं. क्या है, सेकंड डिविजनर हूँ, 10th सेकंड डिवीजन, 12th सेकंड डिविजनर, गांव से आया हुआ लड़का. व्हाट इज देयर, मेरे बारे में क्या बताया जाएगा? तो ऐसा ना हो कि ऑडियंस टमाटर मारना शुरू करे, किसको बुला दिया. सो आई थॉट, आई रिक्वेस्टेड द एंकर
please don't read my profile. I will read my profile on my own. And then I spoke to the student that before I come to my topic, I am going to tell you a story. For first 5 minutes, I narrate a story of a boy born in a small village, faced almost every possible challenge a boy can face in a village, every possible struggle the boy can go through, underwent that struggle. And then how this Hindi medium boy struggling to speak in Hindi, pure Hindi, good Hindi, and aspiring, looking at, wow, somebody speaking in English. And then boy goes into masters, people laughing around him. All story I told, and then I summarized and concluded that boy is standing in front of you. This was a great connection. I never believed that these kids gave me standing ovation and they put me on seventh sky with their big round of applauses. I realized one thing there. Being honest and truthful is the biggest strength. It is okay to have some flaws in life. It is okay not to be perfect. It is okay to be little less brilliant and less creative. But if you are honest, you are truthful, people love to talk to you, people love to listen to you. Nice. So this was a day that gave me a moment. There were a couple of more. We may be talking in our next. Yes, sure. So, जो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, क्योंकि स्ट्रेस जो आपने बोला कि सबको आता है और उसको थोड़े कम टाइम तक हैंडल करते हो, आप थोड़े कम टाइम तक होल्ड करते हो, ट्राई टू मूव ऑन एज क्विकली एज पॉसिबल. सो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो किसी भी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, उसके करियर को या उसके थॉट प्रोसेस को? गुड. देखिए, वी ऑल आर गाइडेड बाय आवर इमोशंस. हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस हमारे इमोशंस के द्वारा गाइडेड होते हैं. अब वो इमोशंस, द सेम इमोशंस कैन मेक यू, कैन मार यू. वो आपको बना भी सकते हैं और आपको बिगाड़ भी सकते हैं. माउंटेन मैन माझी एक इमोशन ही थी, एक इमोशन ही तो था. वो व्यक्ति पूरे माउंटेन को तोड़ देता है. एक इमोशन ही तो है, लोग एक परिवार को गोली से मार देता है. सेम इमोशन एक आदमी पूरी दुनिया में हेलमेट बांटता डोल रहा है बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड गॉट डाइड इन एन एक्सीडेंट. उस इमोशन को आप कैसे चैनलाइज करते हो कैन मेक यू, कैन डिस्ट्रॉय यू. नाइस. आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा क्योंकि 21 साल का करियर है. कोई ऐसा एक स्पेशल मोमेंट और कोई ऐसा स्पेशल स्टूडेंट जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहो? बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे, लेकिन एक स्टूडेंट मेरे को अभी याद आ रहा है. आज से करीब 10 साल पुरानी ये कहानी है. और बिहार से एक बच्चा आया था. अब मैं क्लास मार्केटिंग में पढ़ा रहा था. उस समय बच्चा आता था तो एक बच्चा पीछे कोने में कहीं चुपचाप शांत बैठा रहता था. हर दिन मैं आता था, उस बच्चे को ऑब्जर्व करता था. तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, मैंने कहा क्या हुआ, तुम कुछ बोलते नहीं हो, पार्टिसिपेट नहीं करते, बिकॉज आई वॉज रिमेम्बरिंग माई डेज. तो क्लास के बाद वो बच्चा मेरे पास आके बैठा और रोने लगा. मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता. यहाँ पर लड़का अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, सब्जेक्ट मेरे को कॉमर्स पढ़ा हूँ लेकिन इंग्लिश में मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं पाएगा. खेती बेच करके हमने फीस भरी है, अच्छी खासी फीस होती है. मैंने उसको पूरा सुना और उसके साथ आई वेंट फॉर ए कप ऑफ टी. बैठ करके पूरा टाइम पार्क में उसके साथ घूमा. एंड आई डिड द सेम थिंग माई फादर डिड टू मी. मैंने उसको बोला कि तू अपना रिफंड आज लिख दे, ठीक है, लेकिन 15 दिन बाद की डेट डाल इस पर, एंड आई विल प्रोसीड योर रिफंड. लेकिन 15 दिन अपनी जिंदगी के बेस्ट दे दे. 15 दिन आगे बैठ, बेशर्मों की तरह बोलना शुरू कर. तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है. तू अपनी इंडिविजुअलिटी को जी 15 दिन. एंड आई ऑल्सो मेड श्योर कि मैं क्लास में जाकर के उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट फील कर रहा हूँ, उसको मोटिवेट करूँ, ये करूँ ना.
15 दिन बाद वो लड़का आया, सर मेरे को रिफंड, मुस्कुराते हुए आया मेरे पास, मेरे को रिफंड नहीं लेना, पढ़ना अच्छी बात है। अब 1 साल बाद जब बच्चा SIP से वापस आता है ना, तो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, SIP की प्रेजेंटेशन हो रही थी, मैं तो ये एपिसोड हुआ है भूल गया। बहुत ल्यूक्रेटिव तरीके से, बहुत पावरफुल एक प्रेजेंटेशन लड़का दे रहा है, और जब प्रेजेंटेशन में बहुत ताली बजी, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। तब उसने मेरे को वो स्टोरी, उस दिन के बाद मेरे को स्टोरी याद आई। उसने मुझे बताई कि उसने अपनी प्रेजेंटेशन में ये यूज़ किया कि मैं रिफंड लेके चला गया होता, और फिर उसने ये वाकया बताया कि सर ने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला। फिर वो अपने जूनियर्स को बता रहा था कि आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कैसे अनकाउंटर करो। और वो लड़का आज बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, किसी मतलब असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है किसी कंपनी में, getting good salaries and giving back to his family now. Would you like to name him? मेरे ख्याल से अगर एग्जैक्ट मुझे उसका नाम अगर याद आ रहा है, धीरज उस बच्चे का नाम था। अच्छा। धीरज, हाँ। और बिहार का किसी छोटे से टाउन से वो लड़का आया था। उसकी शक्ल एकदम से मेरे को मेरे जहन में उसकी शक्ल अभी प्रतिबिंबित हो सकते हैं। तो इस तरह के मोमेंट हैं जो हमको प्राउड फील कराते हैं। अभी 5 साल पहले मेरा एक स्टूडेंट प्रवेश भारद्वाज स्टूडेंट है, वो ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट HR इन मल्टीनेशनल कंपनीज। तो HR ड्राइव चल रहा था, अच्छी कंपनी का HR है, ड्राइव कर चल रहे, ड्राइव दे रहे, और ड्राइव देते देते उसने प्लेसमेंट हेड को बोला कि सर एक बार हम उनको बुला दिया, आई डिडंट नो। तो मैं वहाँ बैठा रहा, मैंने कहा ये पहचाना हुआ सब अच्छा लग रहा है, कौन है? एंड देन ही केम टच माई फिट एंड कई उसने उदाहरण दिए इस तरीके के। सो ये मोमेंट्स होते हैं एक टीचर की लाइफ में जो उसको उसके अस्तित्व का एहसास कराते हैं, उसको रियलाइज़ कराते हैं कि तुम्हारा जो रोल है समाज में वो कितना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो प्रोफेसर है या टीचर्स है, उसका जो योगदान है उसको उसके कंट्रीब्यूशन सैलरी से नहीं होता, इसलिए उसकी अर्निंग नहीं देखे जाते, उसके कंट्रीब्यूशन कुछ और है। इसलिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये रोल मेरे को मिला है। नाइस। कोई एक मैसेज द राइजिंग भारत के जो दर्शक हैं उनको देना चाहेंगे? एक मैसेज अगर मेरे को देना होगा तो मैं ही कहूँगा, लिव योर इंडिविजुअलिटी, लव एंड लिव योर इंडिविजुअलिटी। हम सबकी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको लव करो, उसको लिव करो। अगर आप किसी और की इंडिविजुअलिटी से इन्फ्लुएंस होकर के वो बनना चाहेंगे तो यू आर सेकंड पीस, यू आर ए कॉपी, यू आर ए फर्स्ट क्लास ओरिजिनल पीस मेड बाय द गॉड। Whosoever you are a student, you are a professional, you are a farmer, you are a doctor. God has made you first class original piece. आपके जैसा ब्रह्मांड में ना कोई था, ना है, ना होगा। वो आपकी इंडिविजुअलिटी है। Love it, live it. थैंक यू, काफी पावरफुल मैसेज था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।